नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। महाराष्ट्र में अब पिछले साल भर से जो सत्ता संघर्ष चल रहा है, जिसमें विपक्षी दलों को तोड़ना, विपक्षी दलों में फूट गिराना, विपक्षी दलों के आमदार उन पर एन कैन प्रकारे ईडी या सीबीआई जो केंद्रीय यंत्रणाएं हैं उसका दबाव डालना, और फिर जो भी भ्रष्टाचार के मामलों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फंसे हैं उनको डराना और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार के प्रधान सेवक या गृह मंत्री मोदी अमित शाह की जोड़ी ने जो रास्ता अख्तियार किया है, विपक्ष के आमदारों को, विपक्ष के नेताओं को या तो आप जेल की हवा खाइए या फिर अपनी पार्टी तोड़िए और हमारे साथ सरकार में शामिल हो जाइए। और ये पूरा माहौल इस महाराष्ट्र के अंदर पहली बार इस स्तर पर हम और आप देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। और इस पूरे ऑपरेशन कमल में खास करके भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा सामने आया है, जिसकी शायद राजनीति में कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी कि एक ऐसी पार्टी जो अपने आप को चरित्र निर्माण करने वाली पार्टी विद अ डिफरेंस, मतलब अन्य पार्टियों से एकदम अलग पार्टी, जिसका विश्वास अनुशासन पे, जिसका विश्वास चाल चरित्र पर, और जिसका विश्वास अपने विचारधारा पर, और जो अपनी सरकार बनाने के लिए या अपनी सरकार को टिकाने के लिए इस प्रकार का रास्ता नहीं अपनाएंगे, इस प्रकार की दुहाई देने वाली पार्टी, उसका इतना घिनौना चेहरा कभी इस देश की राजनीति में आएगा, इसकी कल्पना कभी नहीं की गई थी। शिवसेना तोड़ा, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार गिराई, उसके बाद बहुमत होने के बावजूद एनसीपी को तोड़ा, उसके भी विधायकों को अपने साथ में लेके गए। आखिर ये सारी उठापटक तोड़ने वालों की भी और टूटने वालों की भी, ये सारी उठापटक के पीछे जो दलीलें दी जा रही है, जो दलीलें सामने लाई जा रही है, कभी वैचारिक आधार तो कभी विकास का आधार, तो कभी अपने अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों के काम और विकास के काम को गति देने, या फिर मोदी के नेतृत्व को मजबूत करने, और नाना प्रकार के दलीलें देते आए हैं, खास करके जो लोग टूटे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री, जो पूरे देश में
एक ऐसा वातावरण बनाने का काम या बनाने की कोशिश की कि भ्रष्टाचार का जहां तक सवाल है, कोई समझौता नहीं होगा। भ्रष्टाचारी चाहे वो कितना भी दबंग हो, बड़ा हो, हैसियत रखता हो राजनीति में, लेकिन सारे भ्रष्टाचारियों को जेल सलाखों के पीछे भेजना ये उनका मकसद है। लेकिन वास्तविकता में ये पूरा देश भी, महाराष्ट्र भी इसको अनुभव कर रहा है कि चुन चुन के भ्रष्टाचारियों की शिनाख्त करना और उन्हीं लोगों को वापस अपने ही सरकार में शामिल कर लेना, मतलब क्या भारतीय जनता पार्टी एक नई अवधारणा स्थापित कर रही है कि हम भ्रष्टाचारियों को ही सरकार में लेंगे, लेकिन जैसे ही वो हमारे साथ आ जाएंगे वो भ्रष्टाचारी नहीं कहलाएंगे। मतलब राजनीति का इतना स्तर गिरा देना और अपनी ही पार्टी की जो छवि इतने तेजी से रसातल में लेके चले जाना और चेहरे पे कोई शिकन नहीं, ये सारी परिस्थिति से कुछ बुनियादी सवाल खड़े करना, निर्माण होना मुझको लगता है कि बहुत स्वाभाविक है। ये मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी टूटेगी, गठबंधन होंगे नहीं होंगे, गठबंधनों का चेहरा बनेंगे बदलेंगे, आज कोई यहां कल कोई वहां, ये सारी बातें होते रहेंगी। लेकिन जिस लोकशाही में जनता को हमने सर्वोच्च माना है और वही जनता जो मतदाता है, वो जो विश्वास राजकीय पार्टियों में और राजकीय नेताओं में व्यक्त करती है, जिन्हें सिक्के का जो दूसरा पहलू है, जो बहुत ही घिनौना है, जो बहुत ही शर्मनाक है, जो बहुत ही अमानवीय और असंवेदनशील है, जिसको कहते हैं कि हमाम में सब नंगे, ऐसा है, उसे एकदम वो बेखबर आम जनता जो नेताओं पे मर मिटने के लिए तैयार हो जाती है, जिसको ऐसा लगता है कि जिसको मैंने नेता माना है या जिस पार्टी को मैंने वोट दिया है वो मेरे लिए कुछ कर रही या मेरे लिए कुछ कर रही है, और जिसको मैंने नेता को दैवत मान लिया है वो तो मेरे साथ किसी प्रकार का विश्वासघात नहीं कर सकता है। ये जो उस आम मतदाता का जो विश्वास है, ये इसलिए मैं इस पर आज कह रहा हूं, देश की लोकशाही और राजनीति, सरकारें बनना नहीं बनना, नेताओं के बयान, ये महज कुछ टीवी चैनलों के लिए सीमित नहीं है, कुछ विश्लेषणकर्ताओं के लिए नहीं है, ये कोई प्राइम टाइम के लिए नहीं है। बड़ा मसला जो है कि जिस लोकशाही की बुनियाद देश की आम जनता है, आम मतदाता है,
उसका जो विश्वास है, उस विश्वास के साथ जिस नंगेपन से खिलवाड़ हो रहा है, वो जो है उस पे सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि महाराष्ट्र के पिछले 3-4 दिनों में जो कुछ भी हुआ, उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक नए खासदार, जो बुनियादी तौर पर कलाकार है, एनसीपी के खासदार है, शिरूर से पहली बार बने हैं, अमोल कोल्हे। इनसे एक पत्रकार ने पूछा भी, और वो एक इस्तीफा अपनी संसदीय क्षेत्र से, सांसद से इस्तीफा पत्र उन्होंने लिख दिया था और शरद पवार के पास गए कि साहेब मुझे इस्तीफा देना। और ये जो ख्याल उनके रात में आया, क्योंकि वो नए हैं, पेशेवर राजनीतिज्ञ नहीं हैं। अभी अलग बात है जब लोग किसी भी माध्यम से जब लोकप्रिय हो जाते हैं तो उनके दिमाग में ये एक भूत सवार हो जाता है कि अब जनता का सेवा करना है, और उनको लगता है कि जनता का सेवा करने का मायने ये है कि आमदार खासदार बन जाओ और जनता का सेवा करो। तो अमोल कोल्हे, जो एक थिएटर कलावंत कलाकार, वो जिन आदर्शों के साथ चुनाव में भाग लिया, और 4.5 साल बाद जो घटनाक्रम खास करके महाराष्ट्र में, और जब एनसीपी में जब ये दरार हो गई विधायक दलों में, तो उनसे रहा नहीं गया और वो अपने आप से सवाल करने लगे कि क्या मैं इसलिए राजनीति में आया? क्या मेरा यही उद्देश्य था? मेरा क्या सपना था? और हो क्या रहा है? ये जब खुद से उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की तो तब उनको लगा कि वो बहुत ही गलत जगह में आ गए, शायद वो जगह उनके लिए नहीं है। और आज जब मैं कुछ चैनलों में देख रहा था कि बारामती, जहां से अजित पवार आते हैं चुनकर, वहां के एकदम जो श्रमजीवी आम, कोई टेम्पो चलाने वाला, कोई ऑटो चलाने वाला, कोई मजदूरी करने वाला, उनसे कुछ प्रतिक्रिया वो लेने की कोशिश कर रहे थे। तो वो कह रहे थे की आमचा साहेब, ये आमचा साहेब आता काहीतरी करणार। मतलब वो एक आम आदमी जो कितने साल से वोट दिए जा रहा है, खास करके प्रस्तापित राजकीय पार्टियों को, वो आम आदमी कितना विश्वास करता है, उसे क्या मालूम कि पिछले 3 महीने में दिल्ली में बैठकें हुई, बैठकें किसके घर में हुई, देश के पूंजीपति की उपस्थिति में बैठकें होती है पार्टियों की, उसमें फैसले लिए जाते हैं। कहां देश के बड़े बड़े पूंजीपति और कहां वो बारामती का वो ऑटो चालक, टेम्पो चालक। मतलब उस टेम्पो चालक ये कल्पना भी नहीं कर सकता कि जिन साहबों को पे वो विश्वास करता है, वो साहब लोग कहां जाके बैठते हैं और किस ढंग के निर्णय और किन के हित में निर्णय करते हैं, उसका कोई उसको अता पता नहीं है। तो ये जो बात है कि ये सारा जो उठापटक चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से विपक्षी दलों को तोड़ने का हो, या विपक्षी दलों के संसदीय दल के चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा टूटकर अपनी ही पार्टी को कमजोर करके सरकार में शामिल होने का,
आखिर ये सारी सरगर्मियों का क्या आम जनता, जिसको अपन कहते हैं, जो जनता शायद मजदूर है, जो जनता मेहनत कश है, जो जनता शायद किसान है, खेत मजदूर है, गांव में रहने वाले हैं, शहरों में रहने वाले हैं, मेहनत मजूरी करके खून पसीना बहाकर जो अपना घर बार चलाते हैं, वो आम मतदाता, उनके सवालों का आखिर क्या? क्या ये पार्टियां इसलिए तोड़ी जा रही है कि समाज का जो आखिरी आदमी है, आखिरी जो मतदाता है, उसके जिंदगी में कोई बेहतरी लाने के लिए? क्या लोग अपनी पार्टियां इसलिए तोड़ रहे हैं कि वो जो समाज का आखिरी घटक है, जिस पर अटूट विश्वास जिन लोगों का है, क्या उनकी जीवन में, उनके परिवार में कुछ बेहतरी लाने के लिए टूट रहे हैं? वास्तविकता यह है कि इस पूरी सरगर्मी में आम जनता के कोई सवाल नहीं है, कोई आम जनता की बात नहीं है। लोग वही आम जनता है जो किसी एक परिवार के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए अपना सब कुछ लुटा देना चाहती है। वही शायद वो आम जनता है जिनको ऐसा लगता है कि जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत जोर जोर से बोलते हैं, शायद वो बहुत ईमानदार लोग हैं। आखिर इसी विश्वास के चलते आम जनता का न जाने कितने सालों से बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े नेता उनका भावनिक शोषण कर रहे हैं। इसकी कल्पना हम और आप नहीं कर सकते हैं। कहीं न कहीं इस देश के, इस राज्य के आम मतदाता को ये सोचना पड़ेगा कि राजनीतिक सरगर्मियों में सरकारों का बनना और सरकारों के टूटने में वो कहां है, उसके सवाल कहां है, उसकी जिंदगी कहां है, ये सोचना पड़ेगा अगर सही मायने में इस लोकशाही को अर्थपूर्ण बनाना हो। सही मायने में इस लोकशाही में जो आम आदमी है, जिसको कहते हैं, जिस संविधान ने कहा है कि हम भारत के लोग, तो उस लोकशाही में अगर हम भारत के लोग जो है उन्हीं के साथ अगर खिलवाड़ होगा, तो उस भारत के लोग जो है उनको सोचना पड़ेगा कि आखिर लोकशाही किस लिए है, किनके लिए है, किनके द्वारा चलाई जाती है। जब तक वो आम आदमी इस लोकशाही का किरदार नहीं बनेगा, तब तक ऐसे ही उसके भावनाओं के साथ राजकीय पार्टियां और राजकीय नेता आए दिन खिलवाड़ करते रहेंगे और उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे, उनकी जिंदगियों को ऐसे ही तबाह करेंगे और कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के उपस्थिति में ही अपनी सारी राजकीय रणनीति और निर्णय लेते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी और नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।